हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अभी टीचर एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। यह वीडियो यूपी टेट, एस टेट, सी टेट, केवीएस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेग और संज्ञान को अलग अलग माना है? किस मनोवैज्ञानिक ने संवेग और संज्ञान को अलग अलग माना है? ऑप्शन ए है पियाजे, बी है ब्लूम, सी है थॉर्नडाइक, डी है जनजोक। तो फ्रेंड्स बताइए, किस मनोवैज्ञानिक ने संवेग और संज्ञान को अलग अलग माना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जनजोक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों का सिद्धांत के प्रवर्तक थे? अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक थे, गेट्स थे, जूड थे, स्पीयरमैन थे। तो फ्रेंड्स, अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, थॉर्नडाइक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अधिगम के स्थानांतरण का सामान्यीकरण के सिद्धांतों का प्रतिपादन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? अधिगम के स्थानांतरण का सामान्यीकरण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? सी एच जूड ने, कोहलर एवं कोफ्ता ने, सी स्पीयरमैन ने, डी थॉर्नडाइक ने। अधिगम के स्थानांतरण का सामान्यीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन सी एच जूड ने मनोवैज्ञानिक ने किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक परिस्थिति में सीखा गया कार्य दूसरी परिस्थिति में बाधा डालता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ कार्य दूसरी परिस्थिति में सहायक न होकर हमें बाधा पहुंचाता है तो उसे हम नकारात्मक अधिगम अंतरण कहते हैं। जब हम सीखते हैं तो पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे नकारात्मक अधिगम अंतरण कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, नकारात्मक अधिगम अंतरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है? जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है बताइए? सोच में परिवर्तन है, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, ज्ञान का अर्जन है, अनुभव प्राप्त करना है। तो फ्रेंड्स, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम सीखना, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है, यह कथन किसका है? आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं? ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो ने, बी है किंगस्ले ने, सी है गेट्स ने, डी है थॉर्नडाइक ने। अधिगम, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है, यह कथन क्रो एवं क्रो ने दिए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं? ऑप्शन ए क्रो एवं क्रो ने, बी है पियाजे ने, सी है स्किनर ने, डी है कोहलर ने। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन स्किनर का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभाविक है,
भावात्मक है, आध्यात्मिक है, व्यवसायिक है। सीखने का क्षेत्र फ्रेंड्स अनुभाविक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अनुभाविक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, आधुनिक निर्णय प्रक्रिया का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक निर्णय प्रक्रिया का जनक किसे माना जाता है, बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए हेनरी फेयोल को, बी ए हर्बर्ट साइमन को, सी ए विलियम जेम्स को, डी ए फ्रायड को। आधुनिक निर्णय प्रक्रिया का जनक हर्बर्ट साइमन को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहम वाल के अनुसार सृजनात्मक चिंतन की वह अवस्था जब व्यक्ति उभरकर समस्या पर ध्यान नहीं देता है, क्या कहलाता है? ग्राहम वालों के अनुसार सृजनात्मक चिंतन की वह अवस्था जब व्यक्ति उभरकर समस्या पर ध्यान नहीं देता है, क्या कहलाता है? आयोजन कहलाता है, सत्यापन कहलाता है, उद्दाशन कहलाता है, उद्रवन कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उद्रवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार माने हैं? एनसीईआरटी ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार माने हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। एनसीईआरटी ने अभिप्रेरकों के 2 प्रकार माने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, जैविक और मनोसामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलोर आयोग ने 21वीं शताब्दी के लिए कितने जीवन कौशल माने हैं? डिलोर आयोग ने 21वीं शताब्दी के लिए कितने जीवन कौशल माने हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 4। डिलोर आयोग ने 21वीं शताब्दी के लिए 4 जीवन कौशल माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक संवेग है? कौन सा संवेग का उदाहरण है? आमोद, उद्दीपक, ध्यान, स्मृति। चारों ऑप्शन में से संवेग का उदाहरण कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, आमोद। आमोद संवेग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? समस्या समाधान में कौन बाधक नहीं है? ऑप्शन ए है चिंता, बी है नकारात्मक मानसिक वृत्ति, सी है सूझ, डी है भग्नाशा। समस्या समाधान में बाधक सूझ नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, सूझ। सूझ के द्वारा समस्या समाधान में बाधा नहीं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है कैटल, बी है आइसेंक, सी है फ्रायड, डी है अल्पोर्ट। व्यक्तित्व के सिद्धांत से फ्रायड संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, फ्रायड। फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी है संवेगात्मक गामक अवस्था, सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, बी है शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होती है, लेकिन यह गुणात्मक नहीं दिया है।
इसलिए इसमें नहीं पूछा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जाता है? मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? ऑप्शन ए संवर्धन उपागम, बी है उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या, सी है वैयक्तिक अनुदेशन, डी है त्वरण उपागम। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु वैयक्तिक अनुदेशन उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, वैयक्तिक अनुदेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, संप्रेषण संबंधी क्षमता है। संप्रेषण संबंधी क्षमता क्या है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेसिया, डिस्प्रेफिया। फ्रेंड्स, ये अक्षमता होगा। संप्रेषण संबंधी अक्षमता क्या है? तो संप्रेषण संबंधी अक्षमता डिस्फेसिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण? ऑप्शन ए है ऊर्ध्व अंतरण, बी है द्विपार्श्विक अंतरण, सी है क्षैतिक अंतरण, डी है धनात्मक अंतरण। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना ऊर्ध्व अंतरण अधिगम अंतरण का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऊर्ध्व अंतरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए आंशिक क्रिया का नियम, बी है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, सी है सदृश्यता का नियम, डी है बहुप्रतिक्रिया का नियम। फ्रेंड, थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम तीन है: आंशिक क्रिया का नियम, सदृश्यता का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम। लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाला इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाला इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, परा अहम, नार्सिसिज्म। फ्रायड के द्वारा इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा गया है। माता के प्रति बालक का झुकाव ओडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? इनमें से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। ऑप्शन बी है प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण। सी है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, व्यवहार्यता। डी है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं के बीच की संगति है।
अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं के बीच की संगति है। ऑप्शन ए है अनुक्रिया, बी है पशु, सी है पूर्व अनुभव, डी है व्यवहार। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है अनुक्रिया। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। संवेग से होता है, संवेदना से होता है, संज्ञान से होता है, चिंतन से होता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है संवेग। मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने, बी है थॉर्नडाइक ने, सी है स्किनर ने, डी है पियाजे ने। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ऑप्शन ए है 16 पीएफ, बी है टीएटी, सी है रेवेन का परीक्षण, डी है ड्रा-ए-मैन परीक्षण। इन चारों ऑप्शन में तीनों से एक ऑप्शन कौन भिन्न है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है रेवेन का परीक्षण। ये तीनों ऑप्शन फ्रेंड्स बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। रेवेन का परीक्षण इनसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है। वह सांख्यिकी कहलाता है, गणित कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है, संभाव्यता कहलाता है। वह सांख्यिकी कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सांख्यिकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यह विस्मृति का कारण नहीं है। इनमें से कौन विस्मृति का कारण नहीं है, भूलने का कारण नहीं है? ऑप्शन ए है स्मरण करने की इच्छा, बी है सीखने में कमी, सी है मानसिक द्वंद्व, डी है सीखने की दोषपूर्ण विधियां। फ्रेंड्स ये तीनों विस्मृति का कारण है, लेकिन ऑप्शन ए विस्मृति का कारण नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा स्मरण करने की इच्छा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रोर्शा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रोर्शा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि के मापन हेतु, व्यक्तित्व मापन हेतु, रुचि मापन हेतु, अभिक्षमता मापन हेतु। रोर्शा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? ऑप्शन ए 50 से 60, बी है 70 से 80, सी है 36 से 49, डी है 35 से 25। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 36 से 49। 36 से 49 आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 5 वर्ष मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो मोहन की मानसिक आयु 8 है और वास्तविक आयु 5 है, गुणे 100। 5 से कटा देंगे, 20 बार में कटेगा, 20 8 160। इसका राइट आंसर 160 होगा। मोहन की बुद्धि लब्धि 160 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? स्मरण कहलाता है, विस्मरण कहलाता है, धारणा कहलाता है, चिंतन कहलाता है। सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करने में असफल होना, भूल जाना, विस्मरण कहलाता है। यदि हम कोई बात सीखे हैं उसे पुनः पूछने पर भूल जाते हैं तो वह विस्मरण कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है प्रयोग, बी है अवलोकन, सी है सामान्यीकरण, डी है कल्पना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, कल्पना। प्रयोग, अवलोकन, सामान्यीकरण आगमनात्मक तर्क के स्तर में शामिल है, लेकिन कल्पना शामिल नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? विचारात्मक चिंतन की चर्चा किस मनोवैज्ञानिक ने की है? ऑप्शन ए है डीबी, बी है रॉस, सी है वुडवर्थ, डी है ड्रेवर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है डीबी। डीबी मनोवैज्ञानिक ने विचारात्मक चिंतन की चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र कौन है? ऑप्शन ए मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, बी है मानसिक आयु बटा बी है वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु, सी है मानसिक आयु गुणे 100 बटा वास्तविक आयु, डी है वास्तविक आयु गुणे 100 बटा मानसिक आयु। फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? शारीरिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है वातावरण, बी है वंशानुक्रम, सी है खेल तथा व्यायाम, डी है इनमें से सभी। फ्रेंड्स, शारीरिक विकास वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम इन सभी कारकों से प्रभावित होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर परीक्षण किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, बी है बुद्धि, सी है अभिक्षमता, डी है अभिरुचि। क्लाउड पिक्चर परीक्षण व्यक्तित्व मापन में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है अधिगम अंतरण को, बी है अधिगम की गति को, सी है सृजनात्मकता को, डी है अभिरुचि को। दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अधिगम अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है?
फ्रेंड्स, सीखने की गति में जहां रुकावट आ जाती है उसे हम पठार कहते हैं। क्वेश्चन है, अधिगम में पठार किस कारण बनता है? जब हम सीखते हैं तो उस समय सीखने की गति में रुकावट क्यों आ जाती है? ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा द्वारा, बी है परिपक्वता द्वारा, सी है थकान द्वारा, डी है रुचि द्वारा। अधिगम में पठार का कारण थकान होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, थकान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? व्यवहारवादी सिद्धांत से, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से, मनोलैंगिक विकास से। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन है? ऑप्शन ए है बहिर्दर्शन विधि, बी है अंतर्दर्शन विधि, सी है निरीक्षण विधि, डी है प्रयोगीकरण विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अंतर्दर्शन विधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी है संवेदनात्मक गामक अवस्था, सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी है संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का द्वितीय चरण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, बी है एड्रिनल ग्रंथि, सी है थायराइड ग्रंथि, डी है लार ग्रंथि। फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, लेकिन लार ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि है, तो इसमें नहीं पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत। फ्रेंड्स, एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत ये तीनों सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत है, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। इसलिए क्वेश्चन में पूछा है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से कौन सा कारक भिन्न है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। फ्रेंड्स, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं वैधता होता है, विश्वसनीयता होता है, वस्तुनिष्ठता होता है, लेकिन अभिक्षमता नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अभिक्षमता। अभिक्षमता उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की उपधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? ऑप्शन ए सोनेल, बी ए गॉर्डन, सी ए वर्टन हॉल, डी ए सिरिल वर्ट। ये सिरिल वर्ट होगा फ्रेंड्स। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा सिरिल वर्ट ने दी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सिरिल वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है?
संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए स्मृति की, बी है अधिगम की, सी है अभिप्रेरणा की, डी है सृजनात्मकता की। संघनन का सिद्धांत फ्रेंड्स स्मृति का व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीईटी का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? अभिक्षमता मापन में, बौद्धिक क्षमता मापन में, अभिवृद्धि मापन में, मूल्य मापन में। तो फ्रेंड्स टीईटी का उद्देश्य अभिक्षमता मापन में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है अभिक्षमता मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? क्रेस्मर ने व्यक्ति के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन ए सुडोलकाय, बी है लंबकाय, सी है गोलकाय, डी है इनमें से सभी। क्रेस्मर ने व्यक्ति को किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? सुडोलकाय में, लंबकाय में, गोलकाय में। ये तीनों प्रकार में क्रेस्मर ने व्यक्ति को वर्गीकृत किया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। फ्रेंड्स क्रेस्मर के अनुसार व्यक्ति के प्रकार में सुडोलकाय, लंबकाय, गोलकाय ये तीनों प्रकार आता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। संवेग से होता है, संवेदना से होता है, संज्ञान से होता है, चिंतन से होता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है संवेग। मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने, बी है थॉर्नडाइक ने, सी है स्किनर ने, डी है पियाजे ने। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ऑप्शन ए है 16 पीएफ, बी है टीएटी, सी है रेवेन का परीक्षण, डी है ड्रा-एम-मैन परीक्षण। इन चारों ऑप्शन में तीनों से एक ऑप्शन कौन भिन्न है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है रेवेन का परीक्षण। ये तीनों ऑप्शन फ्रेंड्स बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। रेवेन का परीक्षण इनसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है। वह सांख्यिकी कहलाता है, गणित कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है, संभाव्यता कहलाता है। वह सांख्यिकी कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सांख्यिकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यह बी स्मृति का कारण नहीं है। इनमें से कौन भी स्मृति का कारण नहीं है, भूलने का कारण नहीं है? ऑप्शन ए है स्मरण करने की इच्छा, बी है सीखने में कमी, सी है मानसिक द्वंद्व, डी है सीखने की दोषपूर्ण विधियां। फ्रेंड्स ये तीनों भी स्मृति का कारण है, लेकिन ऑप्शन ए भी स्मृति का कारण नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। करके सीखना और अपनी क्रिया के परिणामों का अनुभव कहलाता है। करके सीखना और अपनी क्रिया के परिणामों का
अनुभव कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है इनएक्टिव अधिगम, बी है सक्रिय अनुकूलन, सी है प्रतिस्थ अधिगम, डी है समस्या समाधान। करके सीखना और अपनी क्रिया के परिणामों का अनुभव इनएक्टिव अधिगम कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इनएक्टिव अधिगम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विकास आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? विकास आनुवंशिकता के प्रभाव का कौन सा कारक सबसे अधिक वर्णन करता है? ऑप्शन ए है आनुवंशिकता यह तय करती है कि हम कहां तक जाएंगे। बी है यह इस बात को तय करती है कि हम कहां तक जा सकते हैं। सी है यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहां तक जाएं। डी है यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहां तक जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यह इस बात को तय करती है कि हम कहां तक जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने कक्षा 5 के गणित विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की। इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी कक्षा के लिए प्रश्न तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेनी पसंद करेंगे? आपने कक्षा 5 के गणित विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की। इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी कक्षा के लिए प्रश्न तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेनी पसंद करेंगे? ऑप्शन ए है संकल्पनात्मक परीक्षण, बी है प्रवीणता परीक्षण, सी है नैदानिक परीक्षण, डी है रचनात्मक परीक्षण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नैदानिक परीक्षण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एक अध्यापक इस आशा से एक स्वीकार तरीके से व्यवहार करने का सचेत प्रयास करता है कि उसके छात्र भी उसी तरीके से व्यवहार करेंगे। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इसके लिए उत्तरदायी है? एक अध्यापक इस आशा से एक स्वीकार तरीके से व्यवहार करने का सचेत प्रयास करता है कि उसके छात्र भी उसी तरीके से व्यवहार करेंगे। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है रूप देना, बी है मॉडलिंग, सी है संकेत देना, डी है पुनर्बलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं नजदीक के मेडिकल स्टोर से दवा खरीदूंगा, मैं दूर क्यों जाऊं? यह कथन किसके सिद्धांत से जुड़ा है? मैं नजदीक के मेडिकल स्टोर से दवा खरीदूंगा, मैं दूर क्यों जाऊं? यह कथन किसके सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक के, बी है स्किनर के, सी है गुथरी के, डी है बंडूरा के। यह सिद्धांत गुथरी के सिद्धांत से जुड़ा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से अभिप्रेरणा प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है फ्रायड ने, बी है मैस्लो ने, सी है स्किनर ने, डी है बोल्स एवं काफमैन ने। अभिप्रेरणा प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, बोल्स एवं काफमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मिक शब्द मनोवैज्ञानिक के किस संप्रदाय से जुड़ा है? हार्मिक शब्द मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से जुड़ा है? ऑप्शन ए है उद्देश्यवाद से, बी है मनोविश्लेषणवाद से, सी है मानवतावाद से, डी है संरचनावाद से। तो फ्रेंड्स, हार्मिक शब्द मनोविज्ञान के मानवतावाद शब्द से जुड़ा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मानवतावाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भाषा विकास के लिए कौन सी अवस्था सबसे संवेदनशील मानी गई है? भाषा विकास के लिए कौन सी अवस्था सबसे संवेदनशील मानी गई है?
ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था, डी है प्रारंभिक बचपन। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था प्रौढ़ावस्था मानी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तीसरा चरण है? कौन सा सृजनात्मकता का तीसरा चरण है? ऑप्शन ए है आयोजन, बी है उद्भाषण, सी है उद्भवन, डी है सत्यापन। तो फ्रेंड्स, सृजनात्मकता का तीसरा चरण उद्भाषण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है उद्भाषण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? दुनिया का सबसे पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए है आर्मी अल्फा परीक्षण, बी है आर्मी बीटा परीक्षण, सी है दोनों, डी है दोनों नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है आर्मी अल्फा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संवेग की विशेषता है? संवेग की विशेषता इनमें से कौन है? ऑप्शन ए है परिवर्तनशीलता, बी है वैयक्तिक भिन्नता, सी है विस्थापन, डी है इनमें से सभी। संवेग की विशेषता, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है परिवर्तनशीलता। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस अवस्था में सखी भाव और सखा भाव दिखाई पड़ता है? सखी भाव और सखा भाव किस अवस्था में दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। फ्रेंड्स, सखी भाव और सखा भाव शैशवा अवस्था में दिखाई पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है शैशवावस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक छात्र टेट की परीक्षा छोड़ देता है और सीटेट में अच्छे अंक लाकर वह टेट की भरपाई कर लेता है। यह फ्रायड की कौन सी सुरक्षा युक्ति है? एक छात्र टेट की परीक्षा छोड़ देता है और सीटेट में अच्छे अंक लाकर पास होता है। वह टेट की भरपाई सीटेट में कर लेता है। यह फ्रायड की कौन सी सुरक्षा युक्ति है? ऑप्शन ए है तदात्मीकरण, बी है विस्थापन, सी है प्रक्षेपण, डी है क्षतिपूर्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है क्षतिपूर्ति। यह फ्रायड की क्षतिपूर्ति सुरक्षा युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार नियंत्रण का कार्य किसके पास है? इदम के पास है, अहम के पास है, परा अहम के पास है, उपयुक्त तीनों के पास है। फ्रायड के अनुसार नियंत्रण का कार्य परा अहम के पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है परा अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग नियंत्रण का विरेचन सिद्धांत किसकी देन है? संवेग नियंत्रण का विरेचन सिद्धांत किसकी देन है? ऑप्शन ए है अरस्तु की, बी है फ्रायड का, सी है यूंग का, डी है विलियम जेम्स का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में सूझ के सिद्धांत को किस अन्य नामों से जानते हैं? अधिगम में सूझ के सिद्धांत को किस अन्य नामों से जानते हैं? ऑप्शन ए है यूरेका, बी है अहानुभव, सी है बिंगा, डी है अंतर्दृष्टि के नाम से जानते हैं, ई है उपयुक्त सभी। अधिगम के सूझ सिद्धांत को यूरेका, अहानुभव, बिंगा, अंतर्दृष्टि इन चारों के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में
स्वयं सिद्धांतों का प्रयोग किया है? निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में स्वयं सिद्धांतों का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है गुथरी ने, बी है टालमैन ने, सी है हल ने, डी है स्किनर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज्म किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए है स्किनर की, बी है हल की, सी है टालमैन की, डी है गुथरी की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है स्किनर की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार धावक में कौन सी बुद्धि प्रधान होगी? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार धावक में कौन सी बुद्धि प्रधान होगी? ऑप्शन ए है भाषाई बुद्धि, बी है गतिक बुद्धि, सी है संगीतीय बुद्धि, डी है तार्किक गणितीय बुद्धि। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है गतिक बुद्धि। धावक में गतिक बुद्धि प्रधान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत कहलाता है? बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत कहलाता है? ऑप्शन ए है एक कारण सिद्धांत, बी है द्विकारण सिद्धांत, सी है बहु कारण सिद्धांत, डी है समूह कारण सिद्धांत। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत समूह कारण सिद्धांत कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलपोर्ट ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में शील गुणों के कितने प्रकार बताए हैं? आलपोर्ट ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में शील गुणों के कितने प्रकार बताया है? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 3। आलपोर्ट ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में शील गुणों के 3 सिद्धांत बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। अरस्तु हैं, वाटसन है, थॉर्नडाइक है, डी है वुंट है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन है। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम से अनुप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है। यह कथन किसका है? वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, बी.एन. झा का है, डिक मेयर का है, जेम्स ड्रेवर का है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। यह कथन जेम्स ड्रेवर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजकोष की निरंतरता का नियम के प्रतिपादक कौन है? बीजकोष की निरंतरता का नियम के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है बीजमैन है, बी है सोरेनसन है, सी है लेमार्क है, डी है हेडसन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बीजकोष की निरंतरता का नियम बीजमैन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? मानव व्यवहार का विकास किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिकता पर निर्भर करता है, वातावरण पर निर्भर करता है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है, कि दोनों में से कोई पे निर्भर नहीं करता है? तो फ्रेंड्स, मानव व्यवहार विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पे निर्भर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए प्राथमिक, बी है गौड़, सी है गत्यात्मक, डी है स्थिर।
आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, स्थिर। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है माध्यम, बी अंतःक्रिया, सी प्रतिपुष्टि, डी पुनर्बलन। संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव का उदाहरण है। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव का उदाहरण है। ऑप्शन ए है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, बी प्रस्तावना कौशल, सी पुनर्बलन कौशल, डी समापन कौशल। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी सोपानिक में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? ऑप्शन ए है प्रत्यय अधिगम, बी शाब्दिक अधिगम, सी संकेत अधिगम, डी श्रृंखला अधिगम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, संकेत अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए है क्रिया प्रसूत व्यवहार, बी अंतर्नोद, सी अभिप्रेरक, डी उद्दीपक। थर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्रिया प्रसूत व्यवहार महत्वपूर्ण नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, क्रिया प्रसूत व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है अभ्यास का सिद्धांत, बी छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सी है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, डी पुनर्बलन का सिद्धांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण है, ऑप्शन ए है मूल्यांकन, बी वास्तविक शिक्षण, सी अश्रेणीय शिक्षण, डी प्रभावशाली शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण अश्रेणीय शिक्षण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है इसे कौन बता सकता है, ऑप्शन बी है सही उत्तर बताएं, ऑप्शन सी है क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं। सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं, उसे आयोजन कहते हैं, अनुवादन कहते हैं, प्रबोधन कहते हैं, उद्वन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? ऑप्शन ए है साक्षात्कार, बी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, सी निर्धारण मापनी, डी अवलोकन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? कौशल के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए है
प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? हर्बर्ट, ऑप्शन बी है लिमिट, सी फ्लैंडर, डी मारिसन। FIACS के साथ फ्लैंडर संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? ऑप्शन ए है साक्षात्कार, बी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, सी है निर्धारण मापनी, डी अवलोकन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सर्वाधिक कौन सा एक संवेग है? ऑप्शन ए है उद्दीपन, बी स्मृति, सी आमोद, डी ध्यान। आमोद सर्वाधिक एक संवेग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है आमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? समस्या समाधान में बाधक नहीं है। ऑप्शन ए है सूझ, बी भग्नाशा, सी दुश्चिंता, डी है नकारात्मक मानसिक वृत्ति। समस्या समाधान में बाधक सूझ नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था, स्किनर ने, कोहलर ने, पियाजे ने। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था पियाजे ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पियाजे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? MPPI परीक्षण का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? व्यक्तित्व मापन में, सृजनात्मकता में, संप्राप्ति में, बुद्धि में। MPPI परीक्षण व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम हेतु निम्न में सर्वाधिक आवश्यक है। अधिगम हेतु सर्वाधिक आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है, निर्देशक आवश्यक है, परिपक्वता आवश्यक है, रुचि आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा सर्वाधिक आवश्यक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शैशव काल का समय है। ऑप्शन ए है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, ऑप्शन बी 15 वर्ष तक, ऑप्शन सी जन्म से 6 वर्ष तक, ऑप्शन डी है जन्म से 2 वर्ष तक। शैशव काल का समय जन्म से 6 वर्ष तक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जन्म से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन बी है मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है, सी जानवरों में मनुष्य से सर्वश्रेष्ठ है, डी है एक स्वतंत्र क्रिया है। कोहलर अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहते थे? कोहलर के अनुसार अधिगम क्या है? तो कोहलर के अनुसार अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है जॉन डीवी, बी ब्लूम, सी किलपैट्रिक, डी हर्बर्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है।
हर्बर्ट ने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेस्मर ने, स्प्रेंजर ने, कैनन ने, जुंग ने। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कैनन ने की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दी है? कोल एवं ब्रूस ने, क्रो एंड क्रो का, डिहान का, ड्रेवलर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्रो एंड क्रो का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन क्रो एवं क्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण से होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकरण किया है? ऑप्शन ए है ड्रेवर ने, बी वुडवर्थ ने, सी थॉर्नडाइक ने, डी मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने वर्गीकरण किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मैकडूगल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? ऑप्शन ए है क्रो एवं क्रो का, बी वुडवर्थ का, सी रॉस का, डी गाल्टन का। सृजन शास्त्र के पिता से गाल्टन का नाम जुड़ा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, डी है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, बी स्टर्न, सी वर्नन, डी स्पीयरमैन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन प्रतिपादित किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, स्पीयरमैन। क्वेश्चन है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा प्रणाली में हस्त कौशल के कक्षा की अवधि प्रतिदिन कितनी थी? गांधी जी की बेसिक शिक्षा प्रणाली में हस्त कौशल के कक्षा की अवधि प्रतिदिन कितनी थी? ऑप्शन ए है 5 घंटे 30 मिनट, बी है 3 घंटे 20 मिनट, सी है 2 घंटे 10 मिनट और डी है 1 घंटा 50 मिनट। गांधी जी की बेसिक शिक्षा प्रणाली में हस्त कौशल के कक्षा की अवधि 3 घंटे 20 मिनट थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है,
3 घंटे 20 मिनट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है वाराणसी में, बी है प्रयागराज में, सी है लखनऊ में, डी है आजमगढ़ में। तो हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वाराणसी, बी है प्रयागराज, सी है लखनऊ, डी है कानपुर। फ्रेंड्स, राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसे याद रखना फ्रेंड्स, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है और राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन 1964 से 66 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दी है? कोठारी कमीशन 1964 से 66 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दी है? ऑप्शन ए है अध्यापकों को, बी है शिक्षा अधिकारियों को, सी है इंजीनियरों को, डी है प्रतिभाशाली छात्रों को। कोठारी कमीशन 1964 से 66 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा अध्यापकों को दी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अध्यापकों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब स्थान दिया गया? 1970 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 ईस्वी में स्थान दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 1976। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यशपाल समिति का गठन कब किया गया? बताइए फ्रेंड्स, यशपाल समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है वर्ष 1993 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1990 में। तो यशपाल समिति का गठन 1992 में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 1992। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन द्वारा, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा, सी है लॉर्ड रिपन द्वारा, डी है लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा। तो फ्रेंड्स, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि, बी है बच्चों को स्वस्थ एवं पोषण बनाना, डी है शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोध को कम करना, डी है कुपोषण की समस्या को दूर करना। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, कुपोषण की समस्या को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। बुनियादी शिक्षा से कौन नहीं संबंधित है? ऑप्शन ए है एस के सिन्हा, बी है बीजी खेर, सी है महात्मा गांधी, डी है जाकिर हुसैन। तो फ्रेंड्स, बुनियादी शिक्षा से एस के सिन्हा संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है एस के सिन्हा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष के बच्चों के लिए संबंधित है? ऑप्शन ए है 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, बी है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, सी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, डी है 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। ऑप्शन ए है केरल राज्य में, बी है मध्य प्रदेश में, सी है राजस्थान में, डी है गुजरात में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा केरल राज्य में की गई। संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा केरल राज्य में की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 2001 से, बी है वर्ष 2002 से, सी है वर्ष 2003 से, डी है वर्ष 2004 से। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान 2004 से शुरू किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 2004। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। राष्ट्रीय बाल श्रम योजना किस पंचवर्षीय योजना में संचालित की गई? ऑप्शन ए है 11वीं पंचवर्षीय योजना, बी है 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी है 9वीं पंचवर्षीय योजना और डी है 8वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय संचालित की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 9वीं पंचवर्षीय योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष थे। शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर डी.एस. कोठारी, बी है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, सी है ताराचंद्र, डी है श्री एस.टी. व्यास। तो फ्रेंड्स शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष डॉक्टर डी.एस. कोठारी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, डॉक्टर डी.एस. कोठारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए है 1813 के आज्ञा पत्र से, बी है हंटर आयोग से, सी है मैकाले के विवरण पत्र से, डी है वुड के आदेश पत्र से। पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1813 के आज्ञा पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा गया। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रयास रखा गया। महात्मा गांधी जी ने रखा, बी है दादा भाई नौरोजी ने, सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने और डी है जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने रखा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी। बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए हंसा मेहता थी, बी है आचार्य राममूर्ति थे, सी है सुचेता कृपलानी थी, डी है दुर्गाबाई देशमुख थी। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष दुर्गाबाई देशमुख थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, दुर्गाबाई देशमुख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है राममूर्ति थे, बी है राधा कृष्णन थे, सी है डी.एस. कोठारी थे, डी है श्री यू.एन. देवर थे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, श्री यू.एन. देवर थे। 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष श्री यू.एन. देवर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से मारिया मोंटेसरी के प्री स्कूल का नाम क्या था? मारिया मोंटेसरी के प्री स्कूल का नाम क्या था? ऑप्शन ए है बालवाड़ी था, बी है बाल वाटिका था, सी है प्ले स्कूल था, डी है किंडरगार्टनर था। मारिया मोंटेसरी के प्री स्कूल का नाम बालवाड़ी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बालवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रा का हिंदी टाइपिंग सीखने के बाद अंग्रेजी टाइपिंग सीखने पर अधिगम का कैसा स्थानांतरण है? एक छात्रा का हिंदी टाइपिंग सीखने के बाद अंग्रेजी टाइपिंग सीखने पर अधिगम का कैसा स्थानांतरण है? छात्रा पर अधिगम का कैसा प्रभाव पड़ेगा? ऊर्ध्वाधर, बी है सकारात्मक, सी है नकारात्मक, डी है क्षैतिज। फ्रेंड्स, हिंदी टाइपिंग सीखने के बाद अंग्रेजी टाइपिंग सीखने पर छात्रा में नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होगा, क्योंकि हिंदी टाइपिंग सीखने के बाद अंग्रेजी टाइपिंग में छात्रा में कठिनाई आएगी, सीखने की गति में कठिनाई आएगी, तो इसलिए उस पर नकारात्मक अधिगम का प्रभाव पड़ेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने आंशिक पुनर्बलन को कितने भागों में बांटा है? स्किनर ने आंशिक पुनर्बलन को कितने भागों में बांटा है? एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में, चार भाग में। स्किनर ने आंशिक पुनर्बलन को चार भागों में बांटा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, स्किनर ने आंशिक पुनर्बलन को चार भागों में बांटा है। पहला होता है सतत अंतराल, दूसरा होता है परिवर्त्य अंतराल, तीसरा होता है सतत अनुपात और चौथा होता है परिवर्त्य पुष्टि। स्किनर ने आंशिक पुनर्बलन को चार भागों में बांटा है, सतत अंतराल में, परिवर्त्य अंतराल में, सतत अनुपात में और परिवर्तन अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड किसकी पुस्तक है? रोजर बेबी की, बी है जॉन डीवी का, सी है पियाजे का, डी है स्किनर का। स्किनर का। पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड पुस्तक रोजर बेबी का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर के सूक्ष्म अधिगम के कुल कितने चरण हैं? कोहलर के सूक्ष्म अधिगम के कुल कितने चरण हैं? ऑप्शन ए है एक, बी है दो,
सी है 3, डी है 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 4। कोहलर के सूर्य अधिगम के कुल 4 चरण है। पहला तैयारी होता है, दूसरा सुप्तावस्था, तीसरा प्रकाशन होता है और चौथा सत्यापन। कोहलर के ये 4 चरण हैं। निम्न में से कौन सा कथन चारों सिद्धांतकारों के योगदान का सामूहिक निष्कर्ष दर्शाता है? निम्न में से कौन सा कथन चारों सिद्धांतकारों के योगदान का सामूहिक निष्कर्ष दर्शाता है? चारों सिद्धांतकारों में ब्लूरर, स्किनर, थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की हैं। तो बताइए फ्रेंड्स कि चारों सिद्धांतकारों के योगदान का सामूहिक निष्कर्ष कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है अधिगम केवल रटने और परीक्षा तक सीमित है। बी है अधिगम एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास, प्रोत्साहन, साहस, योग्य और खोज सभी आवश्यक है। सी है अधिगम केवल शिक्षक पर निर्भर है। डी है अधिगम केवल प्राकृतिक परिपक्वता का परिणाम है। फ्रेंड्स, अधिगम केवल रटने और परीक्षा तक सीमित है, ये ऑप्शन गलत है। इसमें पहले ही नकारात्मक शब्द दिया है केवल। सी है अधिगम केवल शिक्षक पर निर्भर है, ये भी गलत है, इसमें भी केवल दिया हुआ है। डी है अधिगम केवल प्राकृतिक परिपक्वता का परिणाम है, इसमें भी निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अधिगम एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास, प्रोत्साहन, साहस, योग्य और खोज सभी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों को विज्ञान प्रयोगशाला में खुद प्रयोग करके निष्कर्ष निकालने का अवसर देता है तो यह किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है? यदि शिक्षक बच्चों को विज्ञान प्रयोगशाला में खुद प्रयोग करके निष्कर्ष निकालने का अवसर देता है तो यह सिद्धांत का अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए है वाइगोत्स्की का भाषा सिद्धांत है। बी है स्किनर का प्रोत्साहन सिद्धांत है। सी है ब्रूनर का खोज अधिगम है। डी है थॉर्नडाइक का प्रयास और भूल सिद्धांत है। यदि शिक्षक बच्चों को विज्ञान की प्रयोगशाला में बच्चों को खुद प्रयोग करके सीखने का अवसर देता है तो यह ब्रूनर का खोज अधिगम सिद्धांत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ब्रूनर के संक्रियात्मक, प्रतीयात्मक और सांकेतिक रूप किसका प्रतिनिधित्व करता है? ब्रूनर के संक्रियात्मक, प्रतिमात्मक और सांकेतिक रूप किसका प्रतिनिधित्व करता है? दंड और पुरस्कार विधि का। बी है केवल सामाजिक सहयोग के प्रकार का। सी है अभ्यास और पुनरावृत्ति की प्रक्रिया। डी है अधिगम के स्तर और तरीके। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अधिगम के स्तर और तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर ने कहा कि किसी भी विषय को किसी भी आयु के बच्चों को सिखाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक ब्रूनर ने कहा कि किसी भी विषय को किसी भी आयु के बच्चों को सिखाया जा सकता है यदि उसे केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाया जाए। बी है उसे केवल भाषा आधारित बनाया जाए। सी है उसे उनके विकास स्तर के अनुरूप प्रस्तुत किया जाए। डी है उसे केवल रटवाया जाए। ऑप्शन ए है उसे केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन गलत है। बच्चों को केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं पढ़ाया जाता है, ये गलत है। बी है उसे केवल भाषा आधारित बनाया जाए। हम इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं कि वह केवल भाषा ही सीखे। ऑप्शन बी भी गलत है। डी है उसे केवल रटवाया जाए। डी है उसे केवल रटवाया जाए, ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चों से केवल रटवाया नहीं जाता है बल्कि उन्हें सिखाकर समझाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उसे उनके विकास स्तर के अनुरूप प्रस्तुत किया जाए। फ्रेंड्स,
ब्रूनर का कहना है कि किसी भी विषय को किसी भी आयु के बच्चों को सिखाया जा सकता है यदि उसे उनके विकास स्तर के अनुरूप प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चा अपने सहपाठियों की मदद से कठिन कार्य पूरा कर लेता है तो यह किस सिद्धांत का प्रत्यक्ष उदाहरण है? यदि बच्चा अपने सहपाठियों की मदद से कठिन कार्य पूरा कर लेता है तो यह किस सिद्धांत का प्रत्यक्ष उदाहरण है? वायोगोत्स्की का। फ्रेंड्स, ये वायोगोत्स्की का जेड पी सिद्धांत है। बी है स्किनर का प्रोत्साहन सिद्धांत, सी है ब्रूनर का खोज अधिगम, डी है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। यदि बच्चा अपने सहपाठियों की मदद से कठिन कार्य पूरा कर लेता है तो यह सिद्धांत वायोगोत्स्की का जेडपीडी का सिद्धांत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायोगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास का संबंध कैसा है? बताइए फ्रेंड्स, वायोगोत्स्की के अनुसार अधिगम, लर्निंग और विकास का संबंध कैसे है? ऑप्शन ए है अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है, बी है अधिगम हमेशा विकास से पीछे चलता है, सी है अधिगम केवल परिपक्वता के बाद संभव है, डी है अधिगम और विकास पूरी तरह असंबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यदि शिक्षक छात्र को एक कठिन कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रत्येक सफलता पर पुरस्कृत करता है तो यह किस सिद्धांत का प्रयोग है? यदि शिक्षक छात्र को एक कठिन कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रत्येक सफलता पर पुरस्कृत करता है तो यह सिद्धांत का प्रयोग है। ऑप्शन ए है स्किनर का ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत, बी है ब्रूनर का स्पाइरल पाठ्यक्रम, सी है थॉर्नडाइक का प्रयोग और भूल सिद्धांत, डी है वायोगोत्स्की का स्कैफोल्डिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है स्किनर का ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने शेपिंग की अवधारणा क्यों दी? स्किनर ने शेपिंग की अवधारणा क्यों दी? यह बताने के लिए कि अधिगम केवल अंतर्दृष्टि होता है, बी है जटिल व्यवहार को छोटे छोटे चरणों में प्रोत्साहन देकर विकसित करने के लिए, सी है यह साबित करने के लिए कि अधिगम प्राकृतिक प्रवृत्ति है, डी है अधिगम को केवल दंड आधारित बनाने के लिए। स्किनर ने शेपिंग की अवधारणा दी जटिल व्यवहार को छोटे छोटे चरणों में प्रोत्साहन देकर विकसित करने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र गणित के सवाल बार बार हल करने में उसे दक्ष हो जाता है तो यह किस नियम का उदाहरण है? यदि छात्र गणित के सवाल बार बार हल करने से उसमें दक्ष हो जाता है तो यह किस नियम का सिद्धांत है? अभ्यास का नियम, स्थानांतरण का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है अभ्यास का नियम। अभ्यास के द्वारा गणित के सवाल बार बार हल करने में वह दक्ष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अभ्यास के अनुसार अधिगम किस प्रकार मजबूत होता है? थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के अनुसार अधिगम किस प्रकार मजबूत होता है? ऑप्शन ए बार बार अभ्यास और पुनरावृत्ति से, बी है बिना प्रयास के स्वतः, केवल भाषा के प्रयोग से, केवल सामाजिक संपर्क से। थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के अनुसार अधिगम किस प्रकार मजबूत होता है? सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार मजबूत होती है? बार बार अभ्यास और पुनरावृत्ति करने से, बिना प्रयास के अधिगम मजबूत होता है, सी है केवल भाषा के प्रयोग से, केवल भाषा सीखने से यह अधिगम मजबूत हो जाता है, डी है केवल सामाजिक संपर्क से, केवल समाज में रहने से अधिगम मजबूत होता है।
तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए है। बार बार अभ्यास और पुनरावृत्ति से सीखने की गति मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडूरा के अनुसार अधिगम केवल प्रत्यक्ष अनुभव पर निर्भर नहीं करता बल्कि पर्यवेक्षण और अनुकरण की प्रक्रिया से भी होता है। इसे क्या कहा गया है? बंडूरा के अनुसार अधिगम केवल प्रत्यक्ष अनुभव पर निर्भर नहीं करता बल्कि पर्यवेक्षण और अनुकरण की प्रक्रिया से भी होता है। इसे क्या कहा गया है? इसे प्रयास और भूल अधिगम कहा गया है, अंतर्दृष्टि अधिगम कहा गया है, पर्यवेक्षणीय अधिगम कहा गया है, प्रत्यक्ष अधिगम कहा गया है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी है, पर्यवेक्षणीय अधिगम कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बंडूरा के बोबो डोल एक्सपेरिमेंट ने बच्चों में किस पहलू को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शित किया? ऑप्शन ए है अनुकरण द्वारा आक्रामक व्यवहार का सीखना, बी है दंड से अधिगम का दमन, सी है जैविक परिपक्वता से अधिगम, डी है अमूर्त तर्क क्षमता का विकास। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है अनुकरण द्वारा आक्रामक व्यवहार का सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी में कौन सा घटक आवश्यक है? बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम सिद्धांत में कौन सा घटक आवश्यक है? ऑप्शन ए जन्मजात प्रवृत्तियां आवश्यक है, बी है केवल अभ्यास और पुनरावृत्ति, सी है केवल दंड और पुरस्कार, डी है ध्यान, स्मरण, पुनरुत्पादन और प्रेरणा। बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम सिद्धांत में ध्यान, स्मरण, पुनरुत्पादन और प्रेरणा ये सभी घटक आवश्यक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडूरा ने सेल्फ इफिशियंसी की अवधारणा किस अर्थ में दी है? बंडूरा ने सेल्फ इफिशियंसी की अवधारणा किस अर्थ में दी है? ऑप्शन ए है केवल हटाने की क्षमता, बी है केवल स्मृति का विकास, सी है केवल दंड का प्रभाव, डी है स्वयं पर विश्वास और कार्य करने की क्षमता का अनुभव। फ्रेंड्स बंडूरा ने सेल्फ इफिशियंसी की अवधारणा स्वयं पर विश्वास और कार्य करने की क्षमता का अनुभव के अर्थ में दी है। केवल हटाने की क्षमता ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें पहले से ही निगेटिव वर्ड है केवल, बी भी गलत है, इसमें भी निगेटिव वर्ड है, सी में भी निगेटिव वर्ड है केवल। फ्रेंड्स केवल निगेटिव वर्ड होता है, ये ऑप्शन गलत होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, स्वयं पर विश्वास और कार्य करने की क्षमता का अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडूरा के अनुसार यदि बच्चे आक्रामक फिल्मों को बार बार देखते हैं तो उनकी प्रवृत्ति क्या होगी? बंडूरा के अनुसार यदि बच्चे आक्रामक फिल्मों को बार बार देखते हैं तो उनकी प्रवृत्ति क्या होगी? वे आक्रामक व्यवहार सीख सकते हैं, वे अधिक शांत बनेंगे, उनका व्यवहार और परिवर्तित रहेगा, उनका संज्ञानात्मक विकास रुक जाएगा। फ्रेंड्स बंडूरा के अनुसार यदि बच्चे आक्रामक फिल्मों को बार बार देखते हैं तो उनकी प्रवृत्ति वे आक्रामक व्यवहार सीख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, वे आक्रामक व्यवहार सीख सकते हैं। आक्रामक फिल्मों को बार बार देखने से बच्चे आक्रामक व्यवहार सीख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, बी है आदर्श मॉडल बनाकर छात्रों को प्रेरित करना, सी है केवल परीक्षा करवाना, डी है केवल तत्वों का संचार करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, आदर्श मॉडल बनाकर छात्रों को प्रेरित करना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका है कि आदर्श मॉडल बनकर बच्चों को प्रेरित करना। यहाँ पे बनकर है फ्रेंड्स।
शिक्षक आदर्श मॉडल बनकर छात्रों को प्रेरित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस प्रकार से अधिगम की व्याख्या करने में विशेष उपयोगी है? बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस प्रकार से अधिगम की व्याख्या करने में विशेष उपयोगी है? ऑप्शन ए है यांत्रिक अधिगम, बी है सामाजिक और नैतिक व्यवहार का अधिगम, सी है केवल शारीरिक कौशल कार्यक्रम, डी है जैविक प्रवृत्तियों का अधिगम। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत सामाजिक और नैतिक व्यवहार का अधिगम की व्याख्या करने में विशेष उपयोगी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सामाजिक और नैतिक व्यवहार का अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा के अनुसार यदि बच्चों को बार बार अच्छे कार्यों के मॉडल दिखाए जाए तो इनका प्रभाव क्या होगा? बंडूरा के अनुसार यदि बच्चों को बार बार अच्छे कार्यों के मॉडल दिखाए जाए तो इनका प्रभाव बच्चों पर क्या पड़ेगा? बच्चे अच्छे व्यवहार की नकल करेंगे और उसमें विश्वास विकसित करेंगे, बी है बच्चे केवल नकल करेंगे, अर्थ नहीं समझेंगे, डी है बच्चों का अधिगम रुक जाएगा, सी बच्चों में आत्मविश्वास कम होगा। फ्रेंड्स, यदि बच्चों को बार बार अच्छे कार्यों के मॉडल दिखाए जाए तो बच्चे अच्छे व्यवहार की नकल करेंगे और उसमें विश्वास विकसित करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत शिक्षा में किस आधुनिक पद्धति से सबसे अधिक जुड़ा है? बंडूरा का अधिगम सिद्धांत शिक्षा में किस आधुनिक पद्धति से सबसे अधिक जुड़ा है? ऑप्शन ए है ई लर्निंग और मल्टीमीडिया शिक्षा द्वारा, बी है केवल ब्लैक बोर्ड शिक्षक, सी है केवल मौखिक व्याख्यान, डी है केवल रत्न की पद्धति। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत शिक्षा में ई लर्निंग और मल्टीमीडिया द्वारा आधुनिक पद्धति से सबसे अधिक जुड़ा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ई लर्निंग और मल्टीमीडिया द्वारा शिक्षा। ये तीनों ऑप्शन गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेविन के फील्ड थ्योरी के अनुसार व्यवहार किन कारकों का फल है? लेविन के फील्ड थ्योरी के अनुसार व्यवहार किन कारकों का फल है? ऑप्शन ए केवल पर्यावरणीय दबाव, बी है व्यक्ति और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया, सी है केवल व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति, डी है केवल सामाजिक मानदंड। तो फ्रेंड्स, लेविन के फील्ड थ्योरी के अनुसार व्यवहार किन किन कारकों का फल है? केवल पर्यावरणीय दबाव। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि केवल पर्यावरणीय दबाव नहीं है। ऑप्शन सी है केवल व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति, ऑप्शन सी भी गलत है। डी है केवल सामाजिक मानदंड, केवल सामाजिक मानदंड नहीं होगा, ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन बी है व्यक्ति और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया, ये राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविन के लाइफ स्पेस जीवन क्षेत्र का अर्थ क्या है? लेविन के जीवन क्षेत्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए व्यक्ति के चारों ओर भौतिक वातावरण, बी है व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक वास्तविकता और उसका वातावरण, सी है केवल परिवार का प्रभाव, डी है केवल विद्यालय का वातावरण। लेविन के लाइफ स्पेस का अर्थ व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक वास्तविकता और उसका वातावरण है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट लेविन का फोर्स फील्ड एनालिसिस बल क्षेत्र विश्लेषण, यहाँ पे बल होगा फ्रेंड्स। कूट लेविन का फोर्स फील्ड एनालिसिस, जिसे बल क्षेत्र विश्लेषण कहा जाता है, का शिक्षा में किस प्रकार प्रयोजन के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए सीखने की दर मापने के लिए, बी है परिवर्तन के अनुकूल और प्रतिकूल शक्तियों का विश्लेषण करने के लिए, सी है बच्चों की आईक्यू जांचने के लिए, डी है रखने की क्षमता पर रखने के लिए, रटने की क्षमता पर रखने के लिए। कूट लेविन का फोर्स फील्ड एनालिसिस शिक्षा में परिवर्तन के अनुकूल और प्रतिकूल शक्तियों का विश्लेषण करने के लिए उपयोगी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में नए शिक्षण पद्धति को लागू करने में कुछ शिक्षक समर्थन करते हैं और कुछ विरोध करते हैं, तो लेविन के अनुसार यह स्थिति किस विश्लेषण से समझी जा सकती है? क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि किसी कक्षा में नए शिक्षण पद्धति को लागू करने के लिए कुछ शिक्षक समर्थन करते हैं और कुछ शिक्षक विरोध करते हैं, तो लेविन के अनुसार यह स्थिति किस विश्लेषण से समझी जा सकती है? यह जीवन क्षेत्र सिद्धांत से, बी है बाल क्षेत्र विश्लेषण से, सी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी से, डी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। यह स्थिति फ्रेंड्स जीवन क्षेत्र सिद्धांत से समझी जा सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जीवन क्षेत्र सिद्धांत। आज के लिए विद्या या विमुक्तय शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? विद्या या विमुक्तय शिक्षा का उद्देश्य किसी विचारधारा का मानना है? ऑप्शन ए है आदर्शवादी, बी है प्रकृतिवादी, सी है अस्तित्ववादी, डी है प्रयोजनवादी। विद्या या विमुक्तय शिक्षा का उद्देश्य आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है आदर्शवादी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित कौन सा शिक्षण सूत्र है? ऑप्शन ए है सूक्ष्म शिथिल, बी है पूर्ण अंश, सी है विशिष्ट से समान, डी है ज्ञात से अज्ञात। यहाँ पे फ्रेंड्स सामान्य होगा, विशिष्ट से सामान्य। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पूर्ण से अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए है स्किनर, बी है रायबर्न, सी है विपासीके, डी है डी एलेन। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता डी एलेन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का, रेमंड का, एडम्स का, एंडरसन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जॉन डीवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या है? परिवार है, पाठ है, पूर्व ज्ञान है, पाठ्यक्रम है। तो फ्रेंड्स, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु पूर्व ज्ञान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? ऑप्शन ए है कम्युनिस्ट, बी है कम्युनिकल, सी है कानूनिकेस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस्ट लैटिन शब्द से हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कम्युनिस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, संप्रेषण के प्रकार हैं। संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए है 4, बी है 1, सी है 3, डी है 2। संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 2। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामूहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। ब्लूम के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बी है भावात्मक उद्देश्य, सी है क्रियात्मक उद्देश्य, डी है उपयुक्त सभी। ब्लूम के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य,
भावात्मक, क्रियात्मक, ये सभी उद्देश्य होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल विधि संबंधित है। ब्रेल विधि किससे संबंधित है? श्रवण दोष से, मानसिक दोष से, अपंगहीनता से, दृष्टि दोष से। ब्रेल विधि दृष्टि दोष से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1991 में, बी है 1992 में, सी है 1993 में, डी है 1995 में। तो फ्रेंड्स, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1992। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत ये सभी आते हैं, विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही दृष्टि कहलाती है। सही दृष्टि कहलाती है। ऑप्शन ए है 6/6, बी है 6/12, सी है 6/9, डी है 6/18। तो फ्रेंड्स, सही दृष्टि 6/6 कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नवजात शिशु का प्रतिवर्त नहीं है जो प्रारंभिक संज्ञान को सहारा देता है? नवजात शिशु का प्रतिवर्त नहीं है जो प्रारंभिक संज्ञान का सहारा देता है। ऑप्शन ए चूसना, बी है जड़ना, सी है केंद्रीकरण, डी है पकड़ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः निम्न से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः निम्न से संबंधित है। ऑप्शन ए है शारीरिक कौशल का विकास, बी है भावनाओं का विकास, सी है सोच और समस्या समाधान का व्यवस्थित विकास, डी है संवेदी अंगों का विकास। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, सोच और समस्या समाधान का व्यवस्थित विकास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है यह यादृच्छिक और अप्रत्याशित होता है, बी है यह विशुद्ध रूप से जैविक होता है, समाज से प्रभावित नहीं होता, सी है यह व्यवस्थित होता है और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है, डी है यह केवल किशोरावस्था में होता है। संज्ञानात्मक विकास व्यवस्थित होता है और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यह व्यवस्थित होता है और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शिक्षकों के लिए संज्ञानात्मक विकास को समझने का मुख्य लाभ है। शिक्षकों के लिए संज्ञानात्मक विकास को समझने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए है छात्रों को सख्ती से ग्रेड देना, बी है बच्चों की सोच के अनुकूल विषय वस्तु और विधियां चुनना, डी है पाठ्यक्रम को कम करना, कक्षा में विविधता को नजरअंदाज करना। शिक्षकों के लिए संज्ञानात्मक विकास को समझने का मुख्य लाभ बच्चों की सोच के अनुकूल विषय वस्तु और विधियां चुनना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नई वस्तु की व्याख्या करने के लिए किसी मौजूदा योजना का उपयोग करना कहलाता है। किसी नई वस्तु की व्याख्या करने के लिए किसी मौजूदा योजना का उपयोग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है समायोजन कहलाता है, बी है आत्मसातीकरण कहलाता है, सी है संतुलन कहलाता है, डी है वर्गीकरण कहलाता है। तो फ्रेंड्स,
किसी नई वस्तु की व्याख्या करने के लिए किसी मौजूदा योजना का उपयोग करना आत्मसातीकरण कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, आत्मसातीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई जानकारी को संभालने के लिए पुरानी योजना को बदलना या नई योजना बनाना कहलाता है। नई जानकारी को संभालने के लिए पुरानी योजना को बदलना या नई योजना बनाना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है, समायोजन कहलाता है, संरक्षण कहलाता है, अहम केंद्रितता कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, समायोजन। नई जानकारी को संभालने के लिए पुरानी योजना को बदलना या नई योजना बनाना समायोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने रुदन को आपातकालीन श्वसन माना है? किस मनोवैज्ञानिक ने रुदन को आपातकालीन श्वसन माना है? ऑप्शन ए है रूबेल, बी है हाविंगहार्ट, सी है फ्रैंक, डी है विलिंगवर्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है रूबेल। रूबेल मनोवैज्ञानिक ने रुदन को आपातकालीन श्वसन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गैने के श्रृंखलाबद्ध अधिगम का तीसरा चरण किससे लिया गया है? रॉबर्ट गैने के श्रृंखलाबद्ध अधिगम का तीसरा चरण किससे लिया गया है? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, बी है पालाव, सी है स्किनर, डी है बंडूरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। रॉबर्ट गैने के श्रृंखलाबद्ध अधिगम का तीसरा चरण स्किनर से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सार्वभौमिक व्याकरण संरचना किस सिद्धांत का शब्द है? सार्वभौमिक व्याकरण संरचना किस सिद्धांत का शब्द है? ऑप्शन ए चोम्स्की, बी है लीवबोर्थ, सी है स्किनर, डी है बंडूरा। सार्वभौमिक व्याकरण संरचना चोम्स्की सिद्धांत का शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चोम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायट के कुल कितने विभाग हैं? डायट के कुल कितने विभाग हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 7। डायट के कुल 7 विभाग हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी प्रकार के कार्य में हो सकती है। यह परिभाषा किसने दी है? सृजनात्मक एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी प्रकार के कार्य में हो सकती है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? ऑप्शन ए है रूस, बी है जेम्स ड्रेवर, सी है क्रो एंड क्रो, डी है स्किनर। सृजनात्मक एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी प्रकार के कार्य में हो सकती है। यह परिभाषा रूस की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कई बार अनजाने में सीख लेते हैं लेकिन पता जरूरत पड़ने पर चलता है। यह कौन सा अधिगम सिद्धांत है? हम कई बार अनजाने में सीख लेते हैं लेकिन पता जरूरत पड़ने पर चलता है। यह कौन सा अधिगम सिद्धांत है? ऑप्शन ए है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, बी है अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, सी है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, डी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षक के बोध स्तर का चरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षक के बोध स्तर का चरण नहीं है? ऑप्शन ए है खोज, बी है प्रस्तुतिकरण, सी है समावेशन, डी है अनुप्रयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग शिक्षक के बोध स्तर का चरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 में लाई गई ब्लूम की टेक्सोनोमी में संज्ञानात्मक क्षेत्र के 1956 के 6 चरणों में से कौन सा चरण नहीं है? 2001 में लाई गई ब्लूम की टेक्सोनोमी में संज्ञानात्मक क्षेत्र के 1956 के 6 चरणों में से कौन सा चरण नहीं है? ऑप्शन ए है ज्ञान, बी है अनुप्रयोग, सी है विश्लेषण, डी है संश्लेषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि किसके विकास से जुड़ी है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि किसके विकास से जुड़ी है?
सृजनात्मकता, अधिगम, अभिप्रेरणा, बुद्धि। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सृजनात्मकता से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए है थॉमसन, बी ए थॉर्नडाइक, सी ए विलियम जेम्स, डी ए थर्स्टन। तो फ्रेंड्स, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को बताया है। कार्ल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या कहा है? मिथ्या काल, जिज्ञासा काल, अनोखा काल, महत्वपूर्ण काल। तो कार्ल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अनोखा काल। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूपी टेट प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।